नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से हालात हैं जिनके बावजूद इतना ज़्यादा अत्याचार मुझे नहीं लगता कि किसी भी पुराने धार्मिक साहित्य में, रामायण हो, महाभारत हो या किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक पुस्तक में इससे ज़्यादा अत्याचार और जुल्म की दास्तान कहीं पे लिखी गई हो, जो हम हमारे युग में, हमारे दौर में आज 2025 में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और जिस तरफ देखो ज़्यादातर लोग इसका विरोध ही कर रहे हैं, उसके बावजूद अत्याचार अपनी सीमाएं लांघता जा रहा है। अब हालत ये है कि नेतन्याहू जो हैं, जो इज़राइल का प्रधानमंत्री है, उसने एक नया और बेहद जालिमाना तरीका अपनाया है। वो पूरे गाज़ा के अंदर घुसेगा, गाज़ा के लोगों को अलग अलग हिस्सों में बांटेगा और कहेगा कि इस इलाके के लोगों को खबरदार इधर ना आए, अभी हम इधर कत्लेआम मचा रहे हैं। उसके बाद में उधर वालों की तरफ बोलेगा, इधर आने वाले हैं। कुल मिला के उसका कहना यह है कि हम गाज़ा के अंदर घुस के, जो उसका कहना है, अभी तक जो उसने कहा है उसके उल्टा भी बहुत किया है। उसका कहना है कि वो गाज़ा के अंदर घुसेगा, घुसने के बाद वहाँ पर वो हमास का कत्लेआम करेगा। जब तुम ये जानते ही नहीं हो हमास का कैडर कौन है, कौन नहीं है, अभी तक आपने बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा हमास के नाम पे, अस्पतालों के ऊपर बम गिरा हमास के नाम पे। हमास एक ना दिखने वाली चीज़ है जिसको हम नहीं जानते कि उसमें कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हमास का कैडर है, कौन नहीं है। किसी को भी मार दो और हमास बोल दो। और ये बात खुद इज़राइल के लोग, इज़राइल के यहूदी समझ रहे हैं। हालत ये है, इज़राइल के कई शहरों में, तेल अवीव में, यरूशलेम में हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे। गाज़ा शहर पर सैनिक नियंत्रण की पॉलिसी के खिलाफ ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि युद्ध रोको, बंदियों को वापस लाओ। पूरे देश में 17 अगस्त को हड़ताल हुई है। हज़ारों लोगों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। दुकानें बंद रहीं, स्कूल बंद रहे, विश्वविद्यालय बंद रहे, यहाँ तक कि सार्वजनिक परिवहन तक बंद रहा। इज़राइल के अंदर ये खबरें हम तक आती नहीं हैं, और सोचिए अमेरिका का जो मीडिया है और जो पूरा पश्चिमी मीडिया है, यहाँ तक कि अल जज़ीरा भी इन खबरों को बहुत छान छान तक कर हम तक पहुँचने देता है। एक देश अपने ही नेता के अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुआ है और उस खबर को हम तक नहीं आने दिया जाता है। नेतन्याहू के घर के पास लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकारी घर, अपना घर, सबको निशाना बनाया, कारें जलाई, कंटेनर फूके और बैनर दिखाए। पुलिस ने लोगों को हिरासत में भी लिया है। लेकिन सोचिए, लोग कहते हैं ना, हिंदू मुसलमान ये वो, खुद यहूदी इस अत्याचार के खिलाफ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कोई और नहीं, ये इस्लाम मुसलमान विरोध नहीं कर रहे हैं। और मुसलमान जो हैं उस अरब देश के, उनकी स्थिति क्या है इसका आपको अच्छी तरह से पता है। वो नेतन्याहू के खिलाफ मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। उसके अपने देश के लोग, निहत्थे लोग, नागरिक इस कत्लेआम के खिलाफ खड़े हुए हैं। आपको पता होगा भी हाल में संयुक्त राष्ट्र ने इस इलाके को अकालग्रस्त घोषित कर दिया है। नेतन्याहू ने भूख को लोगों के खिलाफ हथियार बनाया। भूखा मारो और उसके बाद में खाने की लाइन में लगा के मारो। हालत ये है कि जो सर्वेक्षण हैं उसमें, वहाँ सर्वे हुए हैं, उसमें अधिकांश इजरायलियों ने गाज़ा के अंदर घुस के सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ व्यापक विरोध किया है। एक आदमी जिसके पास में संसद में 1/3 सीटें हैं, वो आदमी सत्ता में बैठ के ये सब अत्याचार कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ये आदमी अमेरिका का पिट्ठू है, और अमेरिका ने जिसको कह दिया ये चौधरी, तो वो चौधरी, उसको कोई हटा नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात, जो IDF है, इजरायली डिफेंस फोर्स, गाज़ा की फ़ौज, माफ़ कीजिए, जो इज़राइल की फ़ौज है, उसके लड़ाकों ने, बड़ी संख्या में रिफ्यूजर्स सामने आ रहे हैं, उन्होंने एक चेन बनानी शुरू कर दी है
और सेना के अंदर विरोध हो रहा है, वो आज्ञा मानने से इनकार कर रहे हैं, कॉन्शियस ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और गाज़ा की हालात के मद्देनज़र खुद इजराइल के फ़ौजी लड़ना नहीं चाहते हैं, कई लोग जेल गए हैं और कई लोग ग्रे रिफ्यूज़र कहलाते हैं। ग्रे रिफ्यूज़र का मतलब ये हुआ कि ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं लेकिन ऑफिशियली नहीं कर रहे हैं, जाना नहीं चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऑफिस में लिख के नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में हैं। करीब 33% यहूदी इजराइलियों को लगता है कि इस हालत में सेना में रहना सबसे अनैतिक काम है और इससे बंदियों की जान को खतरा पहुंच सकता है। ये हालात हैं। देश भर में हड़ताल, शहरों में प्रदर्शन, निजी अस्पताल के सामने प्रदर्शन, सैन्य असहयोग और जनता भी विरोध में उतरी है। ये आदमी उसके बावजूद सरकार में बैठा हुआ है क्योंकि ट्रंप इस आदमी के पक्ष में है। ट्रंप की प्रतिक्रिया को देखें तो वो कहता है कि इजराइल को खाली करो, इन लोगों को पड़ोस के किसी देश में बिछाएंगे और वहाँ पे मस्त में लग्जरी, एकदम उसका काम ही रियल एस्टेट का, यहाँ हिंदुस्तान में भी बना रहा है, मस्त लग्जरी जो है वो बनाऊंगा, टाउनशिप बनाऊंगा, बढ़िया बढ़िया अपने बिल्डिंगें बनाऊंगा, बंगले बनाऊंगा, विलास बनाऊंगा और टूरिज्म डेवलप करूंगा, पूरी दुनिया आए घूमे यहाँ पे और जो है वो पैसा खर्च करे। ये सपना देख रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और नेतन्याहू कह रहा है बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया, ये कालजयी आइडिया है और ये आइडिया जो है वो पूरी दुनिया को बदल देगा। वो ये कह रहा है कि ये रिविएरा बन जाएगा मिडिल ईस्ट का। नेतन्याहू ने कहा कि ये इतिहास बदलने वाला कदम है। आप सोचिए, लोगों को भूखा मार रहे हो, पसलियाँ निकल रही हैं वहाँ के बच्चों की, अकाल फैल गया है, खाने की लाइन में जाते वहाँ मार दिया था, एक नहीं दसियों इस तरह के घटनाक्रम हो चुके हैं। हालत ये है कि पूरा जो बाकी विश्व है वो भी आलोचनाएं कर रहा है, लेकिन इजराइल इतना पावरफुल कैसे हो गया। ईरान ने भी जब उसके ऊपर आई तो जवाब दे दिया, लेकिन वो जो लोग हैं वो भी मुसलमान हैं। लोग कहते हैं इस्लाम के नाम पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बहुमत में आ जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, वो अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आम नागरिक कम से कम प्रतिक्रिया तो दे रहा है। हालत ये है, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और कतर ने इस योजना की कड़ी निंदा की है, कड़ी निंदा, और इसे बताया एथनिक क्लींजिंग। लेकिन कोई भी नेतन्याहू को नहीं कह रहा खबरदार अगर ये किया तो हमारी मिसाइल तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। सिर्फ जुबानी जमा खर्च, ये काम तो भैया हम लोगों के पास छोड़ दो। ये काम तो हम लोग जिनके हथियार नहीं वो कर सकते, सरकार में बैठे हुए लोग हैं। हालत ये, संयुक्त राष्ट्र का जो ऑक्सफैम है, जो एक एनजीओ है, वो कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने इसे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करार दिया है। कुछ ने इसे युद्ध अपराध और जनसंहार की कैटेगरी में भी रखा है। मतलब आप सोचो कि ये एक तरह का कत्लेआम है, एक तरह का ये युद्ध अपराध है। उसके बावजूद नेतन्याहू कह रहा है मैं तो यही करूँगा, उसका बहुमत तक नहीं है। आप सोचिए हम किस दौर में जी रहे हैं, किस दौर का ये हाल है। स्कॉटलैंड ने अपने रक्षा से उद्योग को निर्देश दिया है कि वे उन कंपनियों को वित्तीय सहायता ना दें जो आईडीएफ को हथियार सप्लाई करती हैं। ये ठीक है एक हद तक, कुछ तो कदम उठाया। अरब देश तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, बेल्जियम, चिली और चीन ने इजराइल की गाजा ऑपरेशन की निंदा की है। कहा है कि हड़ताल बंद करो, मानवता बचाओ। हड़ताल मतलब स्ट्राइक बंद करो, जो स्ट्राइक लोगों के ऊपर कर रहे हो। दुनिया के कई सारे देश जिसमें इजराइल की जो गाजा ऑपरेशन है उसकी निंदा कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, आयरलैंड है, बेल्जियम है, चिली है, और तो और चाइना भी खुल के इस पर बोल चुका है। वो कह रहे हैं स्ट्राइक बंद करिए, मानवता की रक्षा करिए। लेकिन कुछ देशों ने, इन देशों ने क्या किया कि जो आईडीएफ को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। लेकिन आईडीएफ को मेन सप्लाई हथियारों की कहाँ से हो रही है? अमेरिका से हो रही है। दुनिया में जहाँ पर भी इंसानियत के खिलाफ कुछ बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, सिर्फ कोई जिम्मेदार निकलता है तो अमेरिका निकलता है। ह्यूमन राइट्स संगठन बहुत सारे दुनिया भर के, वो ट्रंप की भी आलोचना कर रहे हैं और कानूनी रूप से, मॉरली इसको अनैतिक बता रहे हैं, आपराधिक बता रहे हैं।
पीस पॉपुलर मूवमेंट दक्षिण अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला का पोता है, उसने भी अपार्डेथ से भी ज़्यादा बुरा हाल बताया है और इस कार्रवाई की निंदा की है। वेटिकन के पोप ने, पोप लियो 14, इससे पहले वाले पोप ने भी कहा था, इससे कहा कि इसका समाधान निकालो, तुरंत युद्ध विराम करो। संयुक्त राष्ट्र कह चुका है, तमाम सारी दुनिया भर की संस्थाएं इसकी निंदा कर चुकी हैं। उसके बावजूद हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने ये काला इतिहास बन रहा है। अगर सब विरोध कर रहे हैं, अब तो सऊदी अरब जैसा अमेरिका का पिट्ठू भी मुंह खोल रहा है, तो क्या मजबूरी है कि नेतन्याहू इसके बावजूद जमा हुआ है? जब पूरी दुनिया अमेरिका समेत टू नेशन थ्योरी मानती है, वो कहती है कि भाई गाज़ा जो है अलग है और फ़िलिस्तीन अलग है और इजराइल अलग है, उसके बावजूद इजराइल ने धीरे धीरे कब्ज़ा कर लिया। आप कोई व्यक्ति किसी के देश पे कब्ज़ा करते हो, एक डिफाइन सीमा है उस देश की, उसके बावजूद जो लोग विरोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनको आप आतंकवादी कैसे कह सकते हो? गाज़ा में ये जो हमास है, ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और अपने देश के अंदर अगर इजराइल कब्ज़ा करता है तो उसका वो विरोध अगर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जितनी भी उनके पास शक्ति है, इसको आतंकवाद कैसे कह सकते हो? हाँ, कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने एक गलत कदम उठाया, सिविलियंस पे हमला किया। लेकिन इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। जब ये हमला हुआ उससे पहले बाकायदा इसको लेकर चेतावनियाँ छपी थी कि वहाँ पे हमास इस तरह की तैयारी कर रहा है। हमास के साथ में नेतन्याहू के पुराने एसोसिएशंस हैं। नेतन्याहू लगातार अल्पमत में होने के कारण और बहुत सारे लोकतंत्र विरोधी कानून लाने के कारण संकट में है। जनता उसके खिलाफ संकट में था, अभी भी है, लेकिन था। जनता उसके खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में थी और उसने ये खेल खेल दिया और खेले जा रहा है। अभी तक 65,000 मौतों का आंकड़ा आ चुका है। लेकिन ये कब बंद होगा? मेरा मानना ये, कम से कम अगर हम हर रोज़ एक ट्वीट कर सकते हैं, हफ्ते में एक ट्वीट कर सकते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए कि हो सकता है कि हम जो आवाज़ उठा रहे हैं वो भी कहीं कोई भूमिका पैदा करे। भारत के नेताओं को लगे कि जनता हमारी जो है इस जुल्मों सितम अत्याचार के खिलाफ है, तो इजराइल से जो हमारी कुची यारी है उसको हम कम करें, मुंह से खुल के कुछ बोलें। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के ये ताज़ा घटनाक्रम, जब सेना ने भी बगावत कर दी है, जब वहाँ के यहूदी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उसके बावजूद वहाँ कत्लेआम हो रहा है। नेतन्याहू अपना कदम पीछे नहीं खींच रहा है। यहाँ के सेना प्रमुख ने भी बगावत इसके खिलाफ की है। तो अब आप कल्पना करें कि ये हो क्या रहा है, और सचमुच समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। लोग कहते हैं नेता जनता की नहीं सुन रहा है, अल्पमत में है, उसके बावजूद नहीं सुन रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे नेताओं को कहाँ कहाँ बिठाता होगा अमेरिका और उनसे क्या क्या करवाता होगा। नमस्कार, जय हिंद।